होगा ओके। सारे भाई है ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू में बहुत सारी बातों पे बातचीत होगी। और एक बात जरूर कहना चाहूँगा, इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है। जितने मिनट का इंटरव्यू बना है उतने मिनट हो तो देखियो, नहीं तो फिर मज़ा ख़राब हो जाएगा यार। जिन शख्स के पास मैं आया हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आदमी है, मैंने पता नहीं था, लेकिन सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग है। भविष्यवक्ता हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और राजनीति पे बिगन की पकड़ है। और इंटरव्यू इसलिए ले हूँ मैं क्योंकि आज से 3 महीना पहले मैं उनके पास बैठा था। नॉर्मल बातचीत थी, मेरे पड़ोसी हैं। नॉर्मल बातचीत थी कि जी पश्चिम बंगाल में भाजपा की कितनी सीट आस्क है। वेनु बोले 80 सीट आऊँगी। मैं शॉक्ड था कि जी 293-94 सीट है, 295 सीट है, 80 सीट का क्या आंकड़ा लगाया। ये बोले जगदीप देखियो 80 सीट आऊँगी। और जब कल रिजल्ट आया तो मैंने सबसे पहले उन्हीं के पास फ़ोन करा कि मखान जनाब ये तो कमाल कर दिया आपने। तो आज मेरे साथ बैठे हैं और सिर्फ ये बात नहीं, बहुत सारी बातों पे भविष्यवाणी करी थी। राजनीतिक तौर पे भी खट्टर साहब के बारे में, मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में, दुष्यंत जी के बारे में, सारे राजनेताओं के बारे में भविष्यवाणी कर रखी है। उनका मैं जिक्र नहीं करूँगा, उनको तो हम लोकमय रखेंगे और मेरे भविष्य के बारे में भी। तो मैं बड़ा मज़ा आया भाई। आज मैं बैठा हूँ राजेंद्र जी के पास, राजेंद्र गुप्ता जी। सर जी राम राम। शर्मा जी नमस्कार। सर कैसे हैं? बस कृपा है शर्मा जी आपकी। हाँ मेरी तो कृपा का है जी। ये तो आपकी कृपा है जो मैं थोड़ा सा सोच सोच के कदम रख रहा हूँ। ठीक है। पहला प्रश्न जी, किसानों के बारे में क्या कहें? पहला ही प्रश्न। देखो जी जगदीप जी, मैं मानता हूँ किसान जिंदा रहेगा तो देश जिंदा रहेगा। किसान जो फसल उगाता है वो बाजार में आती है, मार्केट से फिर रेवेन्यू निकलता है, वो ऊपर जाता है सरकार के पास, वहाँ से तनख्वाह मिलती है। अगर किसान किसी मकान की नींव है, किसान ख़त्म तो ये देश ख़त्म, मैं ये मानता हूँ। तो जब किसान रो देगा तो वो धरती में सब न खो देगा। ये इसमें ये बिल्कुल सही बात है, सच्चाई है जी। तो जो भी वो आंदोलन पूरे देश में, हरियाणा एक टारगेट है, इस बारे में क्या कहोगे? हरियाणा में ही महापंचायत, हरियाणा में रैलियाँ, सब कुछ हरियाणा में। देखो जी शर्मा जी, मैं ये मानता हूँ हरियाणा वालों ने पहले भी धोखा कई बार खाया है और कई बार यूज हुआ है। दूसरी बात, हमारे हरियाणा के लोग भोले भाले हैं। उन्होंने अब तक जितने भी नेता हुए हैं उनकी नज़रों में वो काफ़ी अच्छे भी रहे हैं और उनको उन्होंने डाउन भी किया है। आप चौधरी देवीलाल जी के ले लो। देवीलाल जी ने जमींदारों के, किसानों के लिए बहुत काम किया और उनको जी जमींदारों ने मसीहा ही माना अपना। परंतु मैं ताजुब हैरान हूँ, मैं रोहतक से 2 बार हार गए। वो उसी जनता ने 2 बार हरा दिया जी, जो कि किसानों का गढ़ है। उसी जनता ने सोनीपत से हरा दिया। किसानों का मसीहा ताऊ देवीलाल। उससे बड़ा लीडर मैं नहीं मानता जी। चौधरी चरण सिंह थे, वो चलो मैं हरियाणा में ज़्यादा अहम मानता हूँ देवीलाल जी को। हरियाणा अलग करवाने में उसमें उनकी सोच थी भाई हरियाणा फले फूले। उनकी सोच ये थी भी किसान के पास जो इनकम होगी उससे पूरा हरियाणा खुशहाल होएगा। क्योंकि किसान के पास आपसे 2 करोड़ रुपए दे दो आज, 7 दिन बाद पैसे नहीं मिल रहे। उसने कभी कोई एसी लेगा और कहीं मकान बनाएगा, कहीं प्रॉपर्टी लेगा, तो सारा पैसा वो पैसा सारा घूमेगा मार्केट में, उससे समाज मजबूत होगा। तो मैं ये मानता हूँ जी, जो जनता है, इस जनता का पता नहीं, चाहे वो किसान है कुछ भी है, इसी जनता ने ताऊ देवीलाल को शिखर तक पहुँचाया, उप प्रधानमंत्री पद तक। उसी जनता ने देवीलाल जी को घेराए में हरा दिया। 2 बार रोहतक में हरा दिया, 1 बार सोनीपत में हरा दिया। रोहतक में बाई इलेक्शन हुआ, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं इसकी। एक बार देवीलाल जी एमपी बन गए, वहाँ पे बाई इलेक्शन दोबारा फिर हुआ रोहतक में, उसमें दोबारा फिर हरा दिया। एक बार उसी जनता ने जिता दिया और जो इलेक्शन हो रहा है 2-4 महीने बाद उसको हरा दिया। तो जनता का मैं पता नहीं क्या मामला है। जैसे इन्हीं किसानों ने मैं इस टॉपिक पे आता हूँ जी।
बड़ा ज्यादा सोचो, आप ज्यादा डीप में चले जाओ, बाहर निकालने मुश्किल हो जाओ फिर। मैं सोचता कहीं ये जो ना जी मेरे खिलाफ ना हो जाए लोग, मैं इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के बोलना पड़ता है एकदम से जो ना। जी। तो दूसरी बात ये है जी, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं अभी ये, जी। इनको थोड़ी सी मैं अपनी सॉल्यूशन की बात करा तो हाँ, मैं थोड़ा सा इनको सोल्यूशन ही दूंगा। मैं अगर ये इनको मेरी बात अच्छी लगे तो मान लेंगे ना, तो मैं इनसे हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। मैं ये कहता हूँ जो चीज़ देनी है वो मोदी ने देनी है, न कि खट्टर ने देनी, न ही दुष्यंत ने देनी। इन्होंने चीज़ लेनी मोदी से, और दबाव से ही चीज़ उसकी हम ये देखते हैं भी उसकी दाब उस पर पड़ेगी। मान लो हमने डीसी से काम है, बट डीसी का वो जानकार है, फिर वो जानकार है, भाई उसकी दाब पड़ेगी। हाँ। तो मोदी पे दाम मानता हूँ जी मैं। खट्टर तो उसकी कठपुतली है, हरियाणा में जो खट्टर हैं जी, वो तो मोदी का एक कठपुतली लगा लो, रंगमंच की कठपुतली, जैसे वो घुमाएंगे वैसे घूमेगी। खट्टरों को पता है भी जिससे मैंने मोदी का कोई भी विरोध कर दिया वो मुझे हटा देगा 2 मिनट में। तो मैं ये मानता हूँ जी मोदी पे जो दाब पड़ेगी वो पड़ेगी जी योगी से, क्योंकि हरियाणा से योगी साहब जो है ना 20 गुना ज़्यादा लोगों पे राज करते हैं। जितना खट्टर करता है उससे योगी जी वहाँ पे 20 गुना राज करते हैं। वो एक कठपुतली की तरह नहीं है, वो एक कठपुतली नहीं है, उनकी अपनी पकड़ है। कमाल कर दे, कमाल का बात है। खट्टर साहब की पकड़ नहीं है यहाँ पे, जनता पे पकड़ नहीं। ठीक है, सीएम वो थोपे हुए सीएम है, वो जनता के सीएम नहीं है आम आदमी के। तो एक तो मैं ये कहता हूँ जी यूपी में हरियाणा से जो किसानों की संख्या है वो शायद 3-4 गुना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है मेरे ख्याल में। तो जो दबाव योगी डाल सकते हैं, ये आप इसको कितना लंबा खींच लो, 4 महीने 5 महीने। इन 4-5 महीनों में हमारे किसान भाइयों ने सर्दी झेली है, गर्मी झेली है, इतना फाइनेंशियली लॉस उठाया इन्होंने, तो उसका अंदाज़ा नहीं है। एक के घर से मैं मानता हूँ जी 5-5 हज़ार रुपये खर्चा हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? जो ये वहाँ पे 400-500 हमारे भाई शहीद हुए हैं, इनकी भरपाई कौन करेगा? तो मुझे ये पता है जी इसमें खट्टर कुछ नहीं कर सकता। जहाँ तक अगर इतना ये दबाव अगर योगी के थ्रू डाला जाए, और एक इत्तेफाक की बात, ये खुशी की बात ये है यूपी में अगले साल इलेक्शन भी है। जैसे पश्चिम बंगाल में हमारे किसान भाइयों ने वहाँ पर जाके प्रोटेस्ट किया और वो उनके वजह मैं मानता हूँ जी जितनी सीटें जीती वहाँ पर उन्होंने, उसमें 40% पे रोल है जी किसानों का, क्योंकि किसान तो वहाँ भी है। तो मतलब आप ये चाहते हैं टिकैत साहब, चडूणी साहब, ये सारे जाके सारा सिस्टम यूपी में कर लें, अगर ये क्योंकि अगले साल इलेक्शन भी है। अगले साल इलेक्शन है, वहाँ अगर ये दबाव डालेंगे तो उनको परिणाम मेरे ख्याल से 10वें दिन आ जाएगा। 11 दिन नहीं लगाएंगे, 10वें दिन ही वहाँ हो जाएगा। ओके, ये बात देखो कितनी ज़बरदस्त बात है। अगर सारे किसान भाई यूपी में अगले साल इलेक्शन है, यूपी में इस तरीके के रैलियाँ, महापंचायत, खाप पंचायत अगर करी जाएं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर मोदी जी के ऊपर डाला जा सकता है योगी जी के थ्रू, क्योंकि खट्टर साहब तो एक कठपुतली है, जैसा कि आपने कहा। वो कुछ नहीं कर सकते जी, उनके हाथ में कुछ नहीं है। दूसरी बात, इसलिए तो यहाँ पे कितने दिन बैठा रहे। दूसरी बात, मैं किसान भाइयों को अपनी एक मेरी समझ के हिसाब से जी मैं उनको एक सुझाव दूंगा। आपने वोट डाली है सरकार को 5 साल के लिए, न कि 1 साल के लिए। आपने मान लो बस में टिकट ले ली दिल्ली की जी, और आप पिंडारे में उतर गए जी इनसे, तो बस वाला कुछ नहीं बिगड़ता। बस वाला मस्ती में अपना वो घूमता रहेगा, उसको कोई नुकसान नहीं है। नुकसान है आपको, टिकट लिया आपने दिल्ली की और भाड़ा दिया दिल्ली का और उतर गया आप पिंडारा में। तो आपने वोट डाला है दुष्यंत को, खट्टर को 5 साल के लिए जी। मैं किसान भाइयों से ये कहूँगा, इनको आप अपने पास गांव में नहीं बुलाओगे, इनको उनका क्या बिगड़ता है? 5 साल कैंडिडेट वोट डाल दिया आपने, ऊपर पे एसी कमरे में बैठे हैं, जो इनको करना वो कर रहे हैं वहाँ पे चंडीगढ़ में। मैं ये चाहता हूँ इनको आप गांव में बुलाओ, इनको काम सौंपो, ये काम करो जी, इनको आप जलील करो, इनको आप यूज करो, रगड़वा का काम करो उनसे, इनसे खूब काम लो। अगर ये काम नहीं करे तो इनको आप शर्मिंदा करो।
नहीं तो मैं ये मानता हूँ जी 5 साल बाद जब इलेक्शन आएगा ना, यही आदमी ये कहेंगे अगर भाई आपने हमारे को गांव में घुसने नहीं दिया, बहाना मिल जाएगा। बहाना मिल जाएगा। इनसे ये काम करना चाहते हैं। मेरे ख्याल मैं ये मानता हूँ दबाव में जो काम बनता है ना वैसे नहीं बनता। आप लोगों ने इतना दबाव डाल रखा है इन पे, तो अब ये काम भी करेंगे, एक नियम से ऊपर जाए काम करेंगे, मैं ये मानता हूँ। आप इनको झूठा बनाओ, मैं कहता हूँ इनको झूठा बनाओ भाई, इनको ऐसा बना दो भाई अगर ये श्रम के मारे ना आए, आप मत रोकिए। आप रोक रहे हैं तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनकी ऐश में, इन फाइनेंशियल में इनको मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जिक्र कर लिया खट्टर साहब का, योगी साहब का, किसानों के बारे में, मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या वो गलत है, सही है, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मोदी जी जो मैं मानता हूँ वो एक बंदर राजा बना दिया था ना गांव का, उसमें जंगल में। तो कई आदमी गए जी, वो उसके बारे में बताओ जी, वो हमारा बच्चा गुम हो गया, कोई हिरण का बच्चा है और बच्चा है, और हमें शेर उठा के ले गया, तंग करता शेर जी। तो बंदर वो कभी उधर जाओ उस पेड़ पे, कभी उधर जाओ। तो बोले करो राजा जी करो उसको। बोला भाई मैं देखो मेहनत कितनी कर रहा हूँ, मैं कभी वहां जा रहा हूँ, कभी वहां जा रहा हूँ। तो मोदी जी बिछड़ चुका है जी। अब मोदी को खुद नहीं पता तू क्या कर रहा है, वो खाली ड्रामा कर रहा है, वो खाली दिखावे के लिए कर रहा है, भाई हाँ मैंने ये कर दिया वो कर दिया, जबकि उसको पता नहीं भाई क्या हो रहा है, उसको खुद नहीं पता। मैं ये मानता हूँ जी मोदी जी जो है उनमें मोहम्मद बिन तुगलक की आत्मा घुस गई है। मोदी जी में मोहम्मद बिन तुगलक की आत्मा। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक जो राजा हुए 1325 से 1351 में थे इंडिया के जी। तो उन्होंने जी वो भी मोदी जी की तरह बहुत सियाने थे। घना सियाना आदमी भी पागल कर देता लोगों को जी, वो अपने से ऊपर सियाना समझता नहीं। उसने भी एक बार दिल्ली को राजधानी बनाया मोहम्मद तुगलक का बाद में जी। और वो सारे सामान को वहाँ चलो बसा सारी दिल्ली खाली कर गई। दिल्ली में जी बताते हैं बिल्ली और एक कुत्ता खाली बच गया था वहाँ पे, और सारी दुनिया दिल्ली से उठकर तुगलकाबाद चली गई। आधे वहाँ रास्ते में मर गए। फिर वो सेट नहीं हुए तो उनको बोला भाई उल्टे लाओ उनने, तो आधा तो जाना मर गया, आधा मर गए, गर्मी बहुत ज्यादा थी। वो तो राजा था, उसने तो घोड़े हाथी पे चलना था, उसने घोड़े हाथी पे चलना था, उसका कुछ बिगड़े, जनता सारी पागल होगी, आधी वर्ष की फाइनेंशियल लॉस हुआ। अरे मेरे ख्याल से सबसे एजुकेटेड आदमी मोहम्मद बिन तुगलक था। उससे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था जो उसके टाइम के हिसाब से, उससे कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो मैं ये मानता हूँ जी मोहम्मद बिन तुगलक और नरेंद्र मोदी में कंपटीशन चल रहा है अब भाई बड़ा कौन होगा इतिहास में। मैं सबसे बड़ी लोगों ने साथ दिया उसका जी। जब भी मोदी ये कहता भी ये काम नहीं होगा तो वो काम होगा। जब वो भलाई की बात करता है तो लोगों का नाश होता है, जब वो जब वो पाकिस्तान का नाश करने की बात बोलता है तो उसका भला होता है, इंडिया का नाश होता है। मैंने खूब सिस्टम बना के देखा है। तो अगले प्रश्न पे आ जाऊँ मैं। हाँ जी। आपने खट्टर साहब को कह दिया कठपुतली है। हाँ जी। योगी जी बता दिए भाई वो तो दबाव मानते नहीं, उनका दबाव पड़ेगा तो किसान जो कानून है वापिस हो उसका है। हाँ जी। मोदी जी के बारे में बता दिया, किसानों के बारे में बता दिया। दुष्यंत जी के बारे में आप नहीं बोले, उनकी चाय पी रहे हो आप। है ना, थोड़ा लगाव तो है दुष्यंत जी से। मैं किसान भाई से माफी मांगूंगा एक बात पे जी। मैं कहता हूँ भी दुष्यंत जी ने क्या बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे? क्या कांग्रेस के खिलाफ एक, या तो उसने खाली कांग्रेस के खिलाफ खड़े किए हों? उसके लोगों ने बड़े बड़े महारथियों को रहा है, बीजेपी के बड़े बड़े महारथियों को आपको पता है। टोहाना वाला देख लो आप, बिल्कुल बिल्कुल, तो नारनौंद वाला देख लो आप जी। तो मैं ये समझता हूँ दुष्यंत जी के पास और ऑप्शन था ही नहीं बीजेपी सिवाय बीजेपी के। कारण क्या था? कोशिश तो मेरे ख्याल से कांग्रेस में भी की गई होगी। कांग्रेस, आप ये बताओ जी जगदीप जी, जिस हुड्डा साहब ने उसके फादर को, दादाजी को जेल में डाला हो, तो क्या आप वहां जा सकते हैं? नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो हुड्डा साहब खाली ये कहते रहे भाई मैं इनको मान सम्मान दूंगा,
भाई मान सम्मान तो आजकल तो भिखारी नहीं मानता, हाँ दे दूंगा, पैसे दे दूंगा, वो भी ये सोचता भी ये पैसे बताए कितने पैसे देगा। मान सम्मान तो आप आए मेरे पास, मैंने चाय पिला दी, मान सम्मान हो गया जी, ये भी मान सम्मान है। उसने एक बार भी ये नहीं कहा भाई आपको डिप्टी सीएमशिप देंगे या और देंगे। अगर मैं ये मानता हूँ जी, बीजेपी सरकार तो बन चुकी थी, आप ये देखो कितने एमएलए हैं जी, 90 एमएलए हैं। अब है चौटाला को छोड़कर क्या किसी ने इस्तीफा दिया है? कांग्रेस वाले ने दिया हो जी, बीजेपी वाले, हमारे किसान भाइयों ने खूब प्रेशर डाल दिया इनके ऊपर। एक एक्सट्रीम, मैं मानता हूँ जो प्रेशर पड़ना चाहिए था उससे इन्होंने 12 गुना ज़्यादा प्रेशर डाला है। घेराव भी किया है, समझाने भी गए, हाथ पाँव भी जोड़े हैं, मतलब जितने भी सिस्टम थे सब ने वो सारे अपना लिए। क्या किसी एमएलए ने इस्तीफा दिया? चाहे वो कांग्रेस का था, इस्तीफा नहीं दे सकते जी। इनको ये पता दोबारा हम नहीं बनेंगे। दोबारा आप सक्सेशन रेशो देखोगे ना जी, एमएलए बनेगी वो 40% होती है, दोबारा नहीं बन पाते। तो पहली बात तो बीजेपी की सरकार बन चुकी थी जी, उसके जो है ना ऐसी सिचुएशन बन गई थी हरियाणा में, 40 तो बीजेपी के थे, ये 7-8 सभी के मुंह में पानी था भी मुझे मंत्री पद मिलेगा, अभी मिलेगा, 48 हो गए थे। ऊपर से जगदीप जी सबसे बड़ी बात मानता हूँ, जो स्पीकर होता है विधानसभा का और राज्यपाल होता है, ये दोनों ही बीजेपी के थे। आप ये जो स्पीकर राज्यपाल है जी बीजेपी का है, वो इनको आगे नहीं आने देगा। देवीलाल जी के पास पूरा क्लियर बहुमत था। एक बार अपने गवर्नर थे जीडी तपास से, उन्होंने देवीलाल जी को नहीं बढ़ने दिया। तो मैं दूसरी बात, मैं एक और बात कहूँगा जी, हम दुष्यंत को बुरा बता रहे हैं, आप पहली बात तो उसका एक भी काम गिनाए भी उसने क्या गलत किया, नंबर 1 बात। दूसरी बात भी किसानों का साथ नहीं दिया ना जी, इस बात की में मुझे और बात याद आ रही है, अगर वो बीजेपी का चाय तो पी रहे हो आप, मैं तो मान गया ना, मैं सभी की चाहता हूँ जी। हुड्डा साहब मेरे गांव के, मैं संगी गांव से हूँ, कमाल कर दिया है। मेरा कुछ नहीं, और व्यापारी हूँ मैं वैसे अंदर से विचारधारा मेरी बीजेपी की थी पहले, जो सुनते आए थे। व्यापारी तो भाजपा के सुनन मावा हाँ, है, लेकिन आप भाजपा के तो खिलाफ हो। हमारे बुजुर्ग थे जी, मैं ये मानता था जी भाजपा जो है वो सच्ची साफ सुथरी पार्टी है और लोगों का भला कर, पढ़ी लिखी सी पार्टी लगी थी जी, वो लोगों का भला करेगी जी। पर वो ऐसा नहीं हो पाया। मेरे विचार, मेरे दिमाग में 2-4 बातें आ रही कुलदीप जी, जगदीप जी। एक तो ये बात आ रही है, चौटाला गांव से 7 एमएलए हैं अब, अभी आप देखो जी, 7 एमएलए बने हुए, क्या सभी किसानों के खिलाफ हैं? अगर किसानों के खिलाफ हैं, किसानों के हक में है तो इस्तीफा दें, वो देता कोई सा नहीं जी। नंबर दो बात, क्या इसके दुष्यंत जी के बगैर बीजेपी सरकार नहीं बन रही थी? आसान था बिल्कुल। अच्छा, क्या अगर दुष्यंत इसमें सरकार में शामिल नहीं होता तो क्या इन लोगों का जो ये अभी जो कर पाए, क्या डिप्टी सीएम बनने के बाद पावर आती है या खाली बैठने से पावर आती है? इस सरकार में उनका योगदान है तो कुछ ना कुछ तो काम भी करवा लेंगे, काम करवा लेंगे जी। मैं किसान भाइयों से कहता हूं भी आप उन पर दबाव डालें, अपने काम कराएं, मांग रखें। जो सरकार जो 3 काले कानून की बात है वो है मोदी के हाथ में, इसलिए वो दुष्यंत पे और भी बहुत काम है। उनसे फसल के दाम बढ़वाएं, नहीं सॉरी, जो खेती में कोई सब्सिडी है वो रहे, नौकरियां लगवाएं उनसे, इस टाइप के काम करवाएं, या उनको आप शर्मिंदा करें, अपने यहाँ बुलाएं भी हमने तुम्हें वोट दिया था 5 साल के लिए, आप ये काम करो। मैं कहता हूँ उनको गलत साबित करो आप। 3 काले कानून को वापस लेना तो उसके मोदी के हाथ में है जी, परंतु इनसे काम बोल के शर्मिंदा कीजिए इनको, आप इनसे काम करवाए आप। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात थी, आप तब तक सोचो, मैं एक बात कर लेता हूँ। हाँ, तब तक आप सोचो। भाई हमारे राजेंद्र जी हैं और राजनीति में बहुत तगड़ी इनकी सोच है, बहुत ज़्यादा तगड़ी। कमी यहाँ पे आज तक कभी ये माइक के सामने नहीं आए, तो माइक के सामने आके बोलना एक हेजिटेशन क्रिएट नेचुरल है, स्वाभाविक है। आप बहुत सारे लोग नए नए जो आदमी हैं वे सोचेंगे यार ये टक टक के नहीं, थिंकर अलग है, स्पीकर अलग है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत कम हुआ है।
ऑप्टिमिस्टिक और दूसरे टाइप के, बहुत अलग अलग चीज़ हुए हैं। और बात कर लेते हैं, तब तक कुछ दिमाग में बस मेरे दिमाग में दो बातें हैं जी। भाई साहब। जी। एक तो बात ये है, पहली बात तो दुष्यंत जी के बारे में ये पता करना चाहूँगा किसान भाइयों से, उन्होंने क्या गलत कर दिया? क्या किसी किसान पे उन्होंने गोली चलवाई? एक पीपली को छोड़ दो आप, वहाँ भी उनके बाद में ध्यान में आया, उन्होंने उसको उसके बारे में काफ़ी दुख व्यक्त किया दुष्यंत जी ने। तो एक तो ये बात है। जी। दूसरी बात, मैं किसान भाइयों से एक बात पूछना चाहता हूँ भाई, दुष्यंत ने इसका साथ दिया बीजेपी का, तो इसका दोष किस पे दार है? बीजेपी पे। मैं पूछता हूँ जी, हुड्डा साहब ने हजक्का के 5 एमएलए तोड़े थे, क्या किसी ने उसकी हुड्डा साहब की इस बारे में निंदा की भाई आपने उसके 5 एमएलए क्यों तोड़ दिए? तो मैं ये मानता हूँ जी, टोटल कैलकुलेशन ये है, अगर भाई किसान भाइयों से या जो भी अपने हरियाणा वाले हैं, इनसे काम लीजिए, इनको काम करवा के इनको काम में नीचा दिखाइए, भाई आप हमारे काम नहीं कर रहे, इनको शर्मिंदगी महसूस करवाइए आप, ताकि ये आगे आगे ये ना कह सके भी आपने हमारे को घुसने नहीं दिया। दूसरी बात, इस बारे में मेरे से कोई अगर को बहस करना चाहे 2 मिनट की 5 मिनट की, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, और मेरी गलती होगी तो मैं उसके पैर पकड़े माफ़ी मांग लूँगा, मेरी जो मैंने बातें कही हैं। उसकी गलती हो तो खाली मुझे वो चाय पिला दे, बस इसमें सब कुछ आ गया जी। मैं पहली बार बोल रहा हूँ शर्मा जी कैमरे सामने, मैं कभी नहीं बोला, और मेरे से कोई गलत बात निकल गई और मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी ये हैं हमारे राजेंद्र जी, और बातें सारी प्रैक्टिकल करी हैं, सिर्फ पहली बार आज माइक कैमरे के सामने आए हैं तो थोड़ा सा हेजिटेशन थी, लेकिन सुपर बातें। फिर भी भाई मेरे तक की में गलती हो तो भाई क्षमा करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा कि राजेंद्र गुप्ता जी ने जो कहा है कितने आप सहमत हैं और कितने असहमत। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।